हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागॉजी में सीटेट का 1 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आप बच्चे को शब्दावली सिखाना चाहते हैं, मतलब उनको शब्द सिखाना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा तरीका होगा जो कि सबसे अच्छा होगा। पहला ऑप्शन है कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है दोहराव ड्रिल का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है लिखित अभ्यास का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। तो पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग तो आप लोग जानते हैं कि हम बुक्स जो है बच्चों को पढ़ने के लिए दें और उनसे पढ़वाएं। लिखित अभ्यास मतलब उनको लिखने के लिए चीज़ें दें। दोहराव का और ड्रिल का होता है, ड्रिल का प्रयोग का मतलब होता है कि जैसे आप पढ़ते जाएं और बच्चे आपकी नकल करते जाएं, इमिटेशन रीडिंग जिसको कहते हैं, आपकी जैसा आप बोले वैसे ही बच्चे भी बोले। कहानी और चित्रों का प्रयोग यानी कहानियां आप उनको सुनाएं और कुछ कहानियां उनसे भी बोलें कि आप चित्र दिखा के फिर उनसे बोलिए कि आप इस तरह से इस चित्र के पीछे क्या कहानी होगी, आप अपने से कहानी बनाइए। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि कहानियों और चित्रों का प्रयोग। जब हम कहानियों और चित्रों का प्रयोग करते हैं तो बच्चे जो भी अपने जीवन के एक्सपीरियंस होते हैं उससे और जो चित्र आप देते हैं उन चित्रों को देख के अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से क्या करते हैं, वो कहानी बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके जो भी उनके पास शब्द होते हैं वो उनका प्रयोग करते हैं, तो इससे वो शब्द क्या कहते हैं, शब्द सीख पाते हैं। और साथ ही साथ या जब आप कहानी उनको बताते हैं, कोई सुनाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उस कहानी से खुद को रिलेट करते हैं, तो वो भी और भी अच्छे तरीके से शब्दावली को सीख पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, मतलब शिक्षा में बहुभाषावाद मतलब एक विद्यार्थी को कई भाषाएं आती हैं या एक शिक्षक जो है बहुत ज्यादा भाषाओं का प्रयोग करता है, तो ये एक कैसा संसाधन है, इसका क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, चौथा ऑप्शन है नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना। तो इसमें आपको बताना है कि क्या हमारा उद्देश्य होता है जब हम क्या करते हैं, बच्चों को बहुभाषावाद को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना मतलब हम क्या करते हैं, पढ़ाने के दौरान क्या करते हैं, जो बच्चा जो भी लैंग्वेजेस जानता है उसकी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, मतलब उसकी मदर टंग का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा क्या है अपने आप को रिलेट कर पाता है, वो समझ पाता है कि हाँ जो है मेरी ही बात हो रही है, मतलब मदर टंग में बच्चा और अच्छे से चीज़ों को सीख पाता है, वो समझता है हाँ मेरे कुछ करीब का है, तो भावनात्मक रिलेशन वो फील करता है, तो वो और अच्छे से चीज़ों को सीखने में सक्षम होता है। ये हमारा उद्देश्य होता है कि हम क्या करें, जो भी शिक्षार्थी की भाषाएं हैं उसका प्रयोग करें, यही है बहुभाषावाद। शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना मतलब शिक्षार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं होता, हमारा ये उद्देश्य होता है कि बच्चों को जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आए, किसी भी लैंग्वेज में आए। लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है, एक भाषा है, लेकिन क्या होता है कि बच्चे को समझ में आनी चाहिए बात। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है। नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना ये भी हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा ये उद्देश्य है कि हम शिक्षार्थियों की जो भी लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। मतलब आपको बताना है कि जब आप किसी तथ्य को पढ़ते हैं उससे कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए, जानकारी निकालने के लिए, तो वो कौन सा अध्ययन कहलाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अनुमानिक, दूसरा ऑप्शन है वैश्विक, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय, चौथा ऑप्शन है लेन देन। मतलब क्या कर रहे हैं आप, कोई पाठ्य सामग्री को कोई सूचना निकालने के लिए बहुत अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय बोलते हैं।
मतलब पाठ्य सामग्री को किसी अंश को बारीकी से और गहनता के साथ पढ़ते हैं कि हम उससे कोई विशेष जो है वो सूचना निकाल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। मतलब आपको बताना है कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का, उसमें से कौन सा है जो भाषा से संबंधित है। पहला है प्रवाह सटीकता बुद्धि, दूसरा है भाषाई बौद्धिक बुद्धि मौखिक बुद्धि, तीसरा है शब्दावली व्याकरण बुद्धि, चौथा है दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। तो वो कौन सी बुद्धि है जो क्या कहते हैं उससे रिलेटेड है भाषाई भाषा से। तो भाषाई मौखिक बुद्धि, मतलब भाषाई जो बुद्धि है वो किससे रिलेटेड है, भाषा से। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। आपको बताना है किसमें से कौन सा है जो बहुभाषा के लाभ हो सकते हैं। ए है समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, बी है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सी है सीमित रोजगार के अवसर, डी है पराभाषिक जागरूकता। तो बहुभाषा अगर किसी बच्चे को या किसी को भी बहुत ढेर सारी भाषाएं आती हैं तो उसके क्या लाभ हैं ये आपको बताना है। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, जाहिर सी बात है अगर किसी को बहुत सारी भाषाएं आती हैं तो उसके पास बहुत ज्यादा शब्दों का भंडार होगा और साथ ही साथ वो अलग अलग बातों को कहने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएगा तो उसका भाषण भी प्रभावशाली होगा, ये तो सही है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, मतलब जब आप किसी और की भाषाओं को जान पाते हैं तो साथ ही साथ उसकी संस्कृतियों को भी जान पाते हैं, तो इससे क्या होता है हमें दूसरों के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना आती है, तो ये भी सही है। सॉरी। सीमित रोजगार के अवसर, मतलब रोजगार के अवसर इससे सीमित हो जाते हैं, इसका भाषा का रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। डी है पराभाषिक जागरूकता, मतलब दूसरी भाषाओं के बारे में आपको जागरूकता होती है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए बी और डी, यानी ए बी सी ये तो नहीं है, बी सी ए बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोवस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे। मतलब वाइगोवस्की ने क्या कहा है कि जो भाषा एक भाषा होती है कि बच्चा जो है, हम जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं तो ये आपको सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे, लेकिन एक भाषा होती है कि बच्चा या बच्ची जो भी होते हैं वो जब अपना काम करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बोल के कि मैं आज ये करूंगा, जैसे कोई खिलौना खेलना है उसे तो वो अपने मन में बोलेगा कि हाँ मेरी गुड़िया ने खाना खाया, मेरी गुड़िया अब सोएगी, तो ये सब जो बोल रहा है लेकिन क्या हो रहा है वो दूसरों को सुनाई नहीं दे रहा है, तो मतलब अपने मन में ही बोल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। आंतरिक भाषण, तो दूसरा है निजी भाषण, तीसरा है सामाजिक भाषण, चौथा है आत्म केंद्रित भाषण। तो इसको वाइगोवस्की ने क्या कहा है, आंतरिक भाषण उसको कहा है। निजी भाषण तो वो जो बच्चा दूसरों को भी सुनाई देता है, वो अपने आप से ही बातें करता है। कौन सा भाषण है वो, आंतरिक, मतलब इनर स्पीच जो उसकी अंदर चली गई है, एक कुछ एज तक बच्चा जो है वो बोलता है, सामने से सबको सुनाई देता है, और उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो क्या वही जो हम बाहर से बोलते हैं वो हम अपने मन में ही सोच लेते हैं, तो जो मन में हम सोच लेते हैं यहाँ पे उसकी बात की जा रही, तो क्या होता है वो आंतरिक भाषण। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, मतलब भाषा विज्ञान की कौन सी भाषा है जो भाषा से जुड़ी हुई है। अर्थ विज्ञान, दूसरा है उपयोगिता विज्ञान, तीसरा है आकृति विज्ञान, चौथा है स्वर विज्ञान। तो भाषा कौन सी भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा है इसमें से जो है भाषा से जुड़ी हुई है। अर्थ विज्ञान मतलब भाषाओं का जो भाषा का अर्थ है, उपयोगिता विज्ञान मतलब भाषा की क्या उपयोगिता है, ये भाषा से जुड़ी हुई है। आकृति विज्ञान नहीं, स्वर विज्ञान भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। मतलब शिशुओं में भाषा के विकास किस तरह से होता है, इस पे 2 कथन दिए हुए हैं, आपको दोनों पे विचार करना है। अ कह रहा है शिशुअवस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, जो शैशवावस्था होती है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चे की जो बोलने की नली होती है वो
एक मानव की तरह मतलब एक वयस्क मानव की अपेक्षा जानवरों की तरह अधिक होती है। बी कह रहा है 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। मतलब कि 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं वो बबलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको बताना है इसमें से क्या सही है और क्या नहीं। तो शैशवावस्था में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो क्या होता है कि जो उनकी वाक नली होती है वो मतलब विकसित नहीं होती, वो मतलब वैसे ही बोल पाते हैं जिस तरह से जानवर बोल पाते हैं। मतलब उनको जैसे जानवर कुछ नहीं बोल पाते तो उनकी भी जो बोली भाषा होती है वो हमें समझ में नहीं आती है, तो सही है। और 6 से 12 महीनों के बच्चे क्या करते हैं, वो बबलाना स्टार्ट करते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा है हमारा, ए और बी दोनों सही है। अ सही है, ब गलत, अ गलत है, ब सही है, हमारा दोनों सही है। तो अ और ब दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। मतलब एक बोली को एक मानक बोली बनने के लिए किन चरणों का सामना करना पड़ता है, ये आपको बताना है। क्या है, चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। मतलब कि क्या होता है, पहले उसका हम चुनाव करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे कि संहिताकरण मतलब होता है कि उसको ऑथराइज्ड करेंगे, फिर उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। बी है चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा है चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति। चौथा है चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तो क्या होता है कि हम पहले कोई भाषा को चुनते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ऑथराइज्ड करते हैं, फिर उसके उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार कीजिए। मतलब बोली के विषय में आपको कथन अ और ब पर विचार करना है। कथन अ कह रहा है किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। कथन ब है एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। मतलब बोलियां क्या होती हैं ये आपको बताना है। क्या होती है बोली, किसी देश के एक हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। मतलब क्या होता है कि हम एक ही देश में अलग अलग एक हिस्से में एक देश के जो अलग अलग जो भाषाएं होती हैं उसमें से एक जो क्षेत्रीय बोली होती है उसको क्या बोलते हैं, हम बोली बोल देते हैं। मतलब कि हर जगह की हिंदी सब बोलते हैं लेकिन क्या होती है वहाँ पे हमारी कुछ बोलियां जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये है या ये सही है। तो एक दूसरा कह रहा है एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। मतलब कि शैक्षिक जिनका एक ही समान शैक्षिक पृष्ठभूमि है लोगों की, वो जो विविध प्रकार की जो भाषाओं का प्रयोग करते हैं उसको हम बोली कहते हैं नहीं। ये क्या होती है कि एक ही देश के एक हिस्से में विभिन्न भाषाओं में से जो एक प्रकार की जो क्षेत्रीय बोली होती है, हर भाषाओं की अपनी अपनी होती है। जैसे हिंदी में आप देखेंगे तो अवधी बोलते हैं बहुत लोग खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन वो बेसिकली होती क्या है, हिंदी का ही एक रूप है। तो ये क्या है, ये बोली है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, अ सही है लेकिन ब गलत। पहला ऑप्शन कह रहा है अ सही और ब गलत, यानी हमारा यही ऑप्शन सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण से इस भिन्नता का क्यों किस रूप में जाना जाता है। मतलब कि क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करें, तो ये जो भिन्नता है आपकी भाषा में वो उसको हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो एक कह रहा है शुद्धतावादी, दूसरा कह रहा है स्तर भिन्नता, तीसरा कह रहा है रजिस्टर, या चौथा कह रहा है मुहावरेवाद। तो इसको हम शुद्धतावादी क्या होता है कि मतलब शुद्ध भाषा का हम प्रयोग करें। स्तर भिन्नता मतलब जो स्तर में भिन्नता की वजह से है। ये रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर ये होता है कि भाषा प्रयुक्ति, मतलब कि हम किस तरह से किससे किस तरह की लैंग्वेज बोलेंगे वो। यहाँ पे भाषा रजिस्टर को बोलते हैं हिंदी में भाषा प्रयुक्ति, भाषा प्रयुक्ति बोलते हैं। लैंग्वेज रजिस्टर को भाषा प्रयुक्ति, मतलब हम भाषा किस तरह से
यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं भाषा प्रयुक्ति। तो हमारा यही होगा राइट आंसर कि जो रजिस्टर होती है मतलब कि हम किससे स्तर के हिसाब से अलग अलग भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं, हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षण एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? मतलब क्या कहते हैं कि वाद विवाद होता है तो उसमें शिक्षक क्या करते हैं, एक शर्त रखते हैं कि समूह जो 4 विद्यार्थी होंगे वो तो छोटी क्लासेस से होंगे, लेकिन 1 विद्यार्थी क्या होगा, वो बड़ी क्लास से होगा। जो बड़ी क्लास वाला जो विद्यार्थी होगा, अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनकी मदद करेगा। तो ये समूह निर्माण, इस तरह से समूह का निर्माण करना किसके नियम पर आधारित है, ये आपको बताना है। पियाजे का सिद्धांत पे, दूसरा है वाइगोवस्की के सिद्धांत पे, तीसरा है ब्लूमफील्ड का सिद्धांत पे, चौथा है क्रैक्सन के सिद्धांत पे। ये किसके सिद्धांत पे आधारित है? वाइगोवस्की के आधार पे कि हमें क्या करना है, हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाने हैं, मतलब एक ही गुणों वाले बच्चों का हमें ग्रुप नहीं बनाना है, अलग अलग। अगर हम ग्रुपिंग करें बच्चों की तो हेट्रोजीनियस करें, मतलब हर हर क्या कहते हैं, हर फील्ड से हम बच्चों को चुनें। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा जो योग्य स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ रख लें और जो कमज़ोर है उनको एक साथ कर दें। तो इस तरह से नहीं, हमें क्या करना है, अलग अलग तरह के, अलग अलग मानसिक क्षमता वाले, अलग अलग विचारों वाले लोगों का, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों का ग्रुप बनाना चाहिए। तो ये किसके सिद्धांत पे आधारित है? वाइगोवस्की के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? मतलब जब जब बहुत ढेर सारा ग्रुप में कोई बात चल रही है और वहाँ पे कोई विद्यार्थी है वो अनुचित व्यवहार करता है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये आपको बताना है। समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, दूसरा ऑप्शन है उससे बात करेंगे, तीसरा ऑप्शन है उससे सभी के सामने बात करेंगे, चौथा ऑप्शन है उससे कुछ नहीं कहेंगे और उसे के स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। तो हम क्या करेंगे ये आपको बताना है। समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे तो ये तो गलत होगा, ये बच्चे को कभी भी दूसरों के सामने हमें बच्चों को नहीं चिल्लाना चाहिए। हमें बच्चों को, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो हमें उससे बात में, अकेले में जाके बात करनी चाहिए और उससे बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे सभी के सामने बात करेंगे, सभी के सामने बात नहीं करेंगे, हम उससे अलग जाके हम बच्चे से बात करेंगे, ये हमारा सही है। उससे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्वानुशासित होने की अपेक्षा करेंगे तो ये भी नहीं सही है, क्योंकि बच्चा भी बच्चा है, उसे सही गलत का हो सकता है उतना, उसको लग रहा हो कि मैंने जो किया है वो सही है। तो आपका एक फर्ज है कि आप उसे एक योग्य नागरिक बनाए, उसे सही और गलत में फर्क बताएं। तो आप उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो स्वानुशासित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? मतलब मान्यताओं का वह समूह आपको बताना है जो ये जानता है कि जो भाषा संरचना या नियमों का समूह है, भाषा क्या है, वो संरचनाओं और नियमों का समूह है, ये कौन कहता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संप्रेषणात्मक उपागम, दूसरा ऑप्शन है अंतःक्रियात्मक उपागम, तीसरा ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, चौथा ऑप्शन है निवेश उपागम। तो कौन सा है ये? संरचनाओं, मतलब जो भाषा के क्या हुआ है, संरचना हुई है, मतलब उसको क्रिएट किया गया है और उसमें कुछ नियम है, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो ये कौन सा उपागम कहता है? ये संरचनात्मक उपागम कहता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार कीजिए। मतलब जो क्रिएटिव जो लैंग्वेज है उसके बारे में आपको, मतलब इस आपको कुछ कुछ कथन दिए गए हैं, इस पे आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है, कथन अ है, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधन या मॉनिटर की है। कथन ब कह रहा है,
शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की होती है। मतलब एक शिक्षक क्या होता है, वो एक संसाधक होता है या मॉनिटर की तरह होता है। ये तो सही है कि शिक्षक क्या होता है, वो बच्चों को फैसिलिटेट करता है, चीज़ें प्रोवाइड करता है, उनको वो आगे मॉनिटर करता है। ये एक शिक्षक का क्या होता है, उसमें रोल होता है। बी कह रहा है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। मतलब व्यक्तिवादी मतलब कि बच्चे क्या करेंगे, वो खुद से सीखेंगे। व्यक्तिवादी क्या होता है, इंडिविजुअल, मतलब वो खुद से ही सीख पाएंगे। उनको खुद से सीखने के लिए गतिविधियों में भाग नहीं, हम उनको सिखाने का प्रयास करते थे। ये तो गलत है। कौन सा सही हो गया हमारा, आ, और आ सही है, ब गलत, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।